वेलकम टू फिजिक्स अबोध। रोटेशनल मोशन के इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग से। लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग से पहले आपने देखा हुआ है यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग का केस। यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में एक चीज़ आपने समझी हुई थी कि जब भी कोई रिजिड बॉडी किसी दिए हुए सरफेस पे रोल कर रहा है तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सरफेस यहाँ पे ये क्या है, रेस्ट में है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग का केस देखना है, तो जैसे ही एक्सेलरेशन आएगा इसका मतलब है कि रिजिड बॉडी पे, जो कि यहाँ पर हमने व्हील दिया हुआ है और ये उसका सेंटर ऑफ मास है, तो इस पर क्या होगा, एक नेट फोर्स एक्ट करने लगेगा। नेट फोर्स will act upon the given rigid body, जो कि यहाँ पर क्या है, एक व्हील है। तो जैसे ही नेट फोर्स एक्ट करेगा ये F नेट, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा ना। और अगर मान लेते हैं कि ये व्हील का मास है तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। ओके, अब क्या है कि जब नेट फोर्स नहीं लग रहा था तो ये व्हील इस सरफेस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बिल्कुल रेस्ट में होता था, लेकिन नेट फोर्स जैसे ही लगने लगा तो ये पॉइंट अब रेस्ट में नहीं रहेगा, हो सकता है स्लिप कर जाए, यानी ये पॉइंट अब पिन पॉइंट नहीं है। और प्योर रोलिंग के लिए, प्योर रोलिंग के केस में या स्मूथ रोलिंग के लिए इस पॉइंट का रेस्ट में होना ज़रूरी है, यानी ये क्या होगा, स्लिप नहीं करेगा। नहीं स्लिप करने के लिए यहाँ पर एक नया फोर्स काम करने लगता है और वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और किस टाइप का फ्रिक्शन है ये, स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो कि इस व्हील को इस सरफेस के टच में जैसे ही यहाँ पर आता है ये फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट करके इसे रेस्ट में बनाए रखता है। मैंने कहा फ्रिक्शन एडजस्ट करके, क्योंकि फ्रिक्शन की ये प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो कभी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में खुद को एडजस्ट कर लेगा, कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में एडजस्ट कर लेगा, और हो सकता है कभी वो ज़ीरो भी हो जाए। वो जब हम इसके बारे में अभी स्टडी करेंगे तो वहाँ पर दिखाएंगे कि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है और वो किस तरह खुद को एडजस्ट करता है। अब जब ये फॉर्मूला आ गया और यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग का केस जब आप लेते थे तो वहाँ पर क्या करते थे, एंगुलर वेलोसिटी को भी आप कांस्टेंट मान के चलते थे और ये जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है उसको भी कांस्टेंट मानकर चलते थे। और एक रिलेशन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए फॉर स्मूथ रोलिंग और प्योर रोलिंग। नाउ जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात आ रही है नेट फोर्स के कारण, तो आपको मालूम है कि इसका टाइम डेरिवेटिव आप लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी ये भी होल्ड करना चाहिए फॉर प्योर रोलिंग। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किससे, यानी ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन रिलेटेड है एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ थ्रू दिस रिलेशन। अब यहाँ से आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू F नेट अपॉन m। एक ये आ गया। और दूसरा आपको मालूम है कि रोटेशनल, जब न्यूटन सेकेंड लॉ लिखेंगे रोटेशनल मोशन के लिए तो वहां पर क्या हो जाता है, टॉ नेट इज इक्वल टू आई अल्फा। ओके, तो ये जब आ जाता है तो आप अल्फा इज इक्वल टू टॉ नेट अपॉन आई यूज कर सकते हैं। और ये दोनों न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से जब आप लेके आते हैं तो उसको रिलेट कहाँ से कर सकते हैं, इस इक्वेशन के थ्रू आप रिलेट कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए जब फ्रिक्शन रोल प्ले करने लग गया, सो दैट
कि वो पॉइंट जहां पर वो सरफेस के साथ यानी रिजिड बॉडी या व्हील सरफेस के साथ कांटेक्ट में आए, उस पॉइंट को वो रेस्ट में मेंटेन रख सके, सो दैट कि प्योर रोलिंग पॉसिबल हो जाए। जैसा कि व्हील हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो हम फोर्स भी इसी डायरेक्शन में एक्ट करता हुआ दिखा देते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में व्हील मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में एक फोर्स दिखा रहे हैं। तो जब ये फोर्स एक्ट करेगा तो इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन जैसे ही आया तो क्या होगा, ये पॉइंट स्लिप करने का डर होगा। तो स्लिप जब करेगा तो आप देख लीजिए, स्लिप जो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, घूम रहा है, तो स्लिप किधर कर जाएगा, इस तरफ करेगा। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में देखिए ध्यान से, ये ऐसे कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। तो स्लिप का डायरेक्शन ये होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगी, स्लिप नहीं करने देगी, तो वो किधर एक्ट करेगी, इधर की तरफ एक्ट करेगी। इज दैट ओके? यहाँ पर कंफ्यूजन में मत रहिएगा, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है कुछ ऐसे, ठीक है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन मेंशन कर दिया है, और उसी डायरेक्शन में आपने एक फोर्स अप्लाई कर दिया है, तो ये यहाँ पर स्लिप कुछ ऐसे करेगी इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको स्लिप नहीं करने देगी और एडजस्ट करेगी। और एडजस्ट करने के लिए क्या होता है, मोशन के ऑलवेज अपोजिट काम करता है फ्रिक्शन, यानी रिलेटिव मोशन जो है, यहाँ पर रिलेटिव मोशन किसके बीच में है, सरफेस और व्हील के बीच में है। सो ये अब एक फोर्स काम करने लग गया इस पर, और काम करने लग गया तो अगर ये रेडियस आर है, ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहा है। एक फोर्स जो आपने एक्सटर्नली अप्लाई किया हुआ है, और दूसरा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इज दैट ओके? अब आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। हम मान लेते हैं कि ये जो क्या है, क्लॉक वाइज रोटेशन है, वही पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ट्रांसलेशन मोशन के लिए ये y का डायरेक्शन और ये x का डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ हम ले रहे हैं। तो हम बार बार सेंटर ऑफ मास नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट a लिख रहे हैं। आपको ये मान के चलना है कि ये a एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। F नेट देखिए, दोनों फोर्सेस जो एक आपने अप्लाई किया है और एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। देयरफॉर आप लिख सकते हैं F प्लस F डिवाइडेड बाई कैपिटल M। क्या है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आइए, आपको ये भी तो लिखना है एंगुलर एक्सेलरेशन। देयरफॉर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू टॉ नेट डिवाइडेड बाई आई। अब हमने ऑलरेडी बता दिया है कि डायरेक्शन आपको खुद चूज करना है कि कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव या निगेटिव लेना चाहते हैं। तो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है। तो देखिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे यहाँ पर इस वक्त इधर जा रहा है, और ये क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा। तो अगर आपने इसको पॉजिटिव मान लिया है तो ये एंटी क्लॉकवाइज। देयरफॉर यहाँ पर आप लिख सकते हैं टॉ नेट, एक क्या है उसके कारण है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं F इंटू आर, और ये क्या है F इंटू आर एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया, डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, F माइनस F डिवाइडेड बाई आई। इस चीज़ के लिए आप इंडिपेंडेंट हैं कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहते हैं। अगर किसी एक को आपने पॉजिटिव ले लिया है तो दूसरे को निगेटिव मान लेंगे। तो अब ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है जिसको रिलेट करना होगा आपको इसके साथ। अब वहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, इतना हो गया F प्लस F डिवाइडेड बाई M इज इक्वल टू दिस R, एंड ये जो कॉमन आपने लिया है वो R, F माइनस F डिवाइडेड बाई I। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो MR स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, F प्लस F इज इक्वल टू MR स्क्वायर डिवाइडेड बाई I, और ये हो गया F माइनस F। ओके, अरेंज कर लीजिए। अरेंज करके चूंकि हमें फ्रिक्शन के बारे में रिजल्ट निकालना है, तो ये कितना हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई और इधर MR स्क्वायर F माइनस F। अब अरेंज जब कीजिएगा तो देखिए ये F इंटू आई प्लस Fi, और यहाँ MR स्क्वायर F और माइनस MR स्क्वायर
एफ। एफ को एक साथ लेना है, इस दोनों को एक साथ ले लीजिए। एफ एम आर स्क्वायर प्लस आई, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये वाले एफ को कॉमन ले लीजिए, एफ इंटू एम आर स्क्वायर माइनस आई। दिस एफ इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज एम आर स्क्वायर माइनस आई डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर प्लस आई इंटू एफ। ये हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया था और जो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट कर रहा है उसके बीच में एक रिलेशन आ गया। अब इसके केसेस को समझ लें। अगर देख लीजिए, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दिए हुए व्हील का, अगर वो बराबर हो जाए एम आर स्क्वायर के, ओके, तो जब ये बराबर हो जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो गया। ठीक है, यानी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो वहां पर फ्रिक्शन क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, 0 हो जाता है। अब वैसे ही अगर दूसरे केस में इफ आई इज ग्रेटर देन एम आर स्क्वायर, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी भी रिजिड बॉडी का जो अब तक आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देखा है वो एम आर स्क्वायर या उससे कम आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो इस केस में अगर आई आपने पॉजिटिव ले लिया तो एफ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आई ज़्यादा वैल्यू रख रहा है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी एफ इज़ लेस देन एफ, ये नेगेटिव वैल्यू के साथ। इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स जिधर आपने अप्लाई किया है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करने लगेगा, यानी फोर्स जिधर आपने एक्सटर्नल लगाया है उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में ये काम करने लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगेगा। अब थर्ड पॉइंट क्या है, जब ये 2 पॉइंट आपने ले लिया है तो अब ये आता है आई इज लेस देन एम आर स्क्वायर। देख लीजिए, एम आर स्क्वायर से आई कम होगा, इसका मतलब एफ इज ग्रेटर देन एफ। यहाँ पर क्या था, एफ इज लेस देन एफ हो गया था। इसका मतलब जिधर आपने फोर्स अप्लाई किया है, इस केस में ये देखिए फोर्स जिधर अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो ये 3 कंडीशन है, आपको इसको ध्यान में रखना है कि किस डायरेक्शन में कब स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, वो खुद को कैसे चेंज कर लेता है, कहीं पर 0 कर लेता है, कहीं बैकवर्ड डायरेक्शन में लगने लगता है, कहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगने लगता है। आइए इसी रोलिंग को इंक्लाइंड सरफेस के थ्रू देखने की, समझने की कोशिश करते हैं, यानी एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड रफ सरफेस। लेट्स सी नाउ कि अगर किसी इंक्लाइंड रफ सरफेस पे कोई व्हील या रिजिड बॉडी प्योर रोलिंग, एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग में हो तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें रोल प्ले करने लगती हैं। मान लेते हैं कि हॉरिजेंटल के साथ ये इंक्लाइंड एंगल थीटा है और मास ऑफ द गिवन व्हील इज एम। अब यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास से वर्टिकली डाउनवर्ड्स ये क्या लग रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और आप जानते हैं कि यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स इस सरफेस से काम कर रहा है, किससे, रफ्ड इंक्लाइंड सरफेस से। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसानी के लिए हम उस नॉर्मल को यहाँ से दिखा रहे हैं एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास से, यहाँ से दिखा रहे हैं, ना कि इस दिए हुए सरफेस से। अब आइए इसके कारण, यानी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के कारण आप जानते हैं कि एक फोर्स इधर लगेगा, दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और दूसरा ये एग्जैक्टली नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज एम जी कॉस थीटा। और आपको मालूम है कि जब ये इस डायरेक्शन में रोल कर रहा है तो स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि जब ये कुछ ऐसा स्लिप कर रहा है तो स्लिप करेगा तो इधर की तरफ स्लिप करेगा, तो ये क्या है, फ्रिक्शन ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इज दैट ओके? अब आप देखिए ये फोर्स और ये फोर्स क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जनरेट कर रहा है। देयरफॉर
जब आप फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे न्यूटन का, तो mg साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंटर ऑफ मास। ओके, तो अब ये a कितने के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस एफ डिवाइडेड बाई m। अब आइए, इसमें जब आपने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दिखा दिया तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, टॉ नेट डिवाइडेड बाई आई। अब देखिए टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देख रहे हैं तो नॉर्मल कहाँ लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, और mg साइन थीटा भी सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, और mg कॉस थीटा भी सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। मैंने बताया है कि नॉर्मल को हम सरफेस से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंप्लिसिटी के कारण हमने सेंटर ऑफ मास से दिखाया है। तो एक ही फोर्स बच जा रहा है, एंड दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये रेडियस r है तो टॉ नेट यहाँ पर कितना हो गया, एफ आर डिवाइडेड बाई आई। ओके, यहाँ पर चूंकि एक ही फोर्स काम कर रहा है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। देयरफॉर एक ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और दूसरा आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आइए इस दोनों को रिलेट कहाँ से करते हैं, a इज इक्वल टू आर अल्फा, वैल्यू पुट कर दीजिए, mg साइन थीटा माइनस एफ डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू दिस r इंटू ये r ऑलरेडी है एफ आर डिवाइडेड बाई आई। अब ये चूँकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्म में हमें लिखना है तो mg साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू दिस इज mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई इंटू एफ। अब दोनों f को एक साथ कर लीजिए, कितना आ जाएगा, mg साइन थीटा इज इक्वल टू दिस इज कॉमन ले लीजिए 1 प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई। अब जब इस f को आप लिखेंगे तो दिस इज mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई। ओके, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है देख लीजिए, mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस mr स्क्वायर अपॉन आई। a इज इक्वल टू हाउ मच, mg साइन थीटा ऑलरेडी है वहाँ पे, और f के बदले में ये रिजल्ट है तो माइनस mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस mr स्क्वायर अपॉन आई, और उन सब के डिवाइड में m है। तो आप देख लीजिए m कैंसिल आउट हो गया और g साइन थीटा कॉमन ले लीजिएगा, तो g साइन थीटा इज 1 माइनस, यहाँ पर कॉमन लेने के बाद दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन वन प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई। इसको अरेंज कर लीजिए तो ये 1 और ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, g साइन थीटा इंटू दिस इज mr स्क्वायर अपॉन आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई। इसको जब अरेंज करके आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई अपॉन mr स्क्वायर। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है ऑलरेडी। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करते चले जाएंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी चेंज करता चला जाएगा। मान के चलिए कि अगर कोई सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर, दो तरह का स्फीयर आप ले लीजिए, और दोनों का मास और रेडियस सेम हो, ठीक है, यानी सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर की मास और रेडियस दोनों सेम हो, इक्वल हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना है आपने ऑलरेडी निकाल कर देखा हुआ है, 2/5 mr स्क्वायर। और यहाँ पर हॉलो स्फीयर के लिए ये कितना हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो जाता है 2/3 mr स्क्वायर। यानी देखिएगा तो कौन ज़्यादा है,
हॉलो के कारण ज़्यादा है या सॉलिड के कारण? तो क्लियरली पता चल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का ज़्यादा है सॉलिड से। ओके, इन दैट केस अगर ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, पहले हॉलो का डालिए, ये ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कम हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा? सॉलिड का जो स्फीयर है उसका एक्सेलरेशन हॉलो के एक्सेलरेशन से ज़्यादा होगा। ओके, तो इस रिलेशन से एक बात क्लियर हो गई है कि अगर एक सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस और एक हॉलो स्फीयर ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस को एक साथ सेम इंक्लाइंड से क्या किया जाए? रिलीज किया जाए, तो पहले सरफेस पे कौन पहुंचेगा? ये सॉलिड स्फीयर पहले सरफेस पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि आप देख रहे हैं कि एक फ्रिक्शन काम कर रहा है और ये सरफेस पे रोल कर रहा है, दिया हुआ व्हील, तो क्या है? आप उसे रोलिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। तो वो फ्रिक्शन क्या है? म्यू इंटू एन के बराबर होता है। दिस इज एन, देख लीजिए ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा है, तो ये कितना हो गया? म्यू एम जी कॉस थीटा। तो ये म्यू एम जी कॉस थीटा को इस रोलिंग के केस में ऑलवेज फ्रिक्शन से बड़ा होना पड़ेगा, यानी ये जो आपने एक निकाला हुआ था ये म्यू एम जी कॉस थीटा और फ्रिक्शन का एक रिलेशन आपने निकाला हुआ है एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। इससे ये ऑलवेज ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। तो ये एम जी, ये कैपिटल एम है, तो ये एम जी और एम जी कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये चला जाएगा इधर। म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई। तो ये म्यू कितना हो गया? म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई। ओके, सो ये एक रिलेशन आ गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए। लेट्स सी नाउ द केस ऑफ टॉपलिंग। टॉपलिंग के बारे में आपको पता है कि अगर किसी सरफेस पे रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका ये जो कांटेक्ट सरफेस है विद दिस गिवन रफ सरफेस, अगर वो कम है और उस पर एक फोर्स आपने बाहर से लगा दिया, तो ये क्या होता है? टॉपल कर जाता है अबाउट दिस पॉइंट, यानी स्लाइड करने से पहले ही ये रोटेट होकर यहाँ गिर जाता है, ठीक है। तो अगर इसकी फिजिक्स को समझने की कोशिश करें तो वो ऑब्जेक्ट जिसका कांटेक्ट सरफेस ज़्यादा होता है उस पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वो टॉपल जल्दी नहीं करता है। इसका देखिए सरफेस कांटेक्ट का जो है वो कम है, इसका सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है। यहाँ भी आपने फोर्स लगाया है और यहाँ भी फोर्स लगाया है, यहाँ इस पॉइंट पर स्लाइड करने से पहले ही ये टॉपल कर जाता है, यानी रोटेट कर जाता है और वो स्लाइड नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पर अगर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं जिसका सरफेस कांटेक्ट एरिया ज़्यादा है तो वो क्या होता है? स्लाइड करता है और जल्दी टॉपल नहीं करता है। क्यों ऐसा होता है? आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा सेंटर ऑफ मास, तो ये सरफेस जहाँ पर कांटेक्ट में है वहाँ से एक ऐसे नॉर्मल और दूसरा क्या है? mg, ओके। और ये फोर्स आपने लगाया तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन भी काम करना शुरू करेगा। अगर इस सिचुएशन में देखें तो अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का केस भी अगर है, ठीक है, अगर वो भी केस है इक्विलिब्रियम का, तब भी कौन कौन सा केस है? n इज इक्वल टू mg, यानी नॉर्मल फोर्स वेट को बैलेंस कर रहा है और जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो इस फ्रिक्शन को बैलेंस कर ले रहा है। बावजूद इसके जब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तब भी हो सकता है कि ये F और F यानी जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया है और ये F, उसके कारण टॉर्क डेवलप हो जाए। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी उसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस आ जाएगा, कोई एक खुद को एडजस्ट कर रहा होगा और दूसरा जो आपने बाहर से लगाया है वो ज़्यादा हो जाए,
तो उस केस में टॉर्क डेवलप हो जाता है। अब चूंकि ये एक इम्बैलेंस हो रहा है तो हमें क्या करना है कि एक ऐसा बैलेंस हो सो दैट कि उसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी आ जाए। मतलब नेट क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी क्लॉकवाइज टॉर्क किसके बराबर हो जाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, सो दैट कि वहां पर क्या हो जाए, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी आ जाए। और ऐसा करने के लिए कौन रोल प्ले कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन रोल प्ले कर रहा है। वो क्या कर रहा है, खुद को शिफ्ट कर ले रहा है इस हॉरिजेंटल डिस्टेंस में। मान लेते हैं कि ये आर है और यहाँ सरफेस से ये हाइट जहाँ आपने फोर्स अप्लाई किया हुआ है वो एच है। क्यों शिफ्ट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन खुद को, सो दैट के रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी वहां पर वैलिड हो जाए, वो आ जाए। सो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या हो, आपस में बराबर हो जाए। अब आप देखिए एफ एच हाइट पर लग रहा है, तो अगर आप देखेंगे ये देखिए अंदर की तरफ जा रहा है क्लॉकवाइज टॉर्क है और एम जी आर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे कर रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहा है, तो एक क्लॉकवाइज टॉर्क है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। और नॉर्मल रिएक्शन ने खुद को शिफ्ट करके क्या किया है, इस बैलेंस को मेंटेन रखने की कोशिश की है। तो देयरफॉर एफ इंटू एच, क्लॉकवाइज टॉर्क यहाँ पर एफ इंटू एच है, दैट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एम जी इंटू आर। चूंकि हमें देखना है कि शिफ्टिंग कितनी हो रही है, ये देखिए ना, ये सरफेस पे शिफ्टिंग है, तो आर को अगर लिखते हैं तो दिस इज इक्वल टू एफ एच डिवाइडेड बाई एम जी। ओके, एफ जितना बढ़ाएंगे आर उतना इंक्रीज करता चला जाएगा, या एच जितना बढ़ाएंगे आर उतना ही इंक्रीज करता चला जाएगा। लेकिन कब तक इंक्रीज करेगा, ठीक है, इस सरफेस को छोड़कर बाहर की तरफ तो नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब है कि ये अगर सरफेस जो कांटेक्ट में है वो कम है तो आर को कम शिफ्ट होने का मौका मिल रहा है। ठीक है, और अगर सरफेस ज्यादा है तो देखिए नॉर्मल यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक शिफ्ट कर जा रहा है और ये एच है, यानी अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो नॉर्मल को ज्यादा शिफ्ट करने का मौका मिल रहा है टॉपल होने से पहले। इज दैट ओके? देयरफॉर जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है वो टॉपल होने का चांस उसमें कम है। और वो कहाँ से पता चला हमें, वो इस रिलेशन से पता चला कि एक्सटर्नल फोर्स और हाइट आप वेरी करा के आर को वेरी करा सकते हैं। तो आर कब तक वेरी करेगा, जब तक के उसका सरफेस एंड तक ना पहुंच जाए, यानी नॉर्मल यहां तक ना पहुंच जाए तब तक वो वेरी करता रहेगा। लेकिन इस सरफेस से बाहर नॉर्मल रिएक्शन नहीं निकल सकता है। देयरफॉर जिसका सरफेस एरिया वाइडर होगा वहां पर चांसेस हैं नॉर्मल के ज्यादा शिफ्ट होने के, और इस कारण वहां पर टॉपलिंग कम होता है और स्लाइडिंग होना शुरू हो जाता है। लेकिन जिसका सरफेस एरिया कम है वहां पर टॉपलिंग के चांसेस अबाउट दैट पॉइंट ज्यादा बढ़ जाते हैं। और नॉर्मल रिएक्शन का काम क्या है, एक तरह का वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, यानी क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को इक्वल करने की कोशिश करता है। अब वहां पर क्या है, मार्जिन की बात हो रही है। मार्जिन कम या ज़्यादा है, जिसमें मार्जिन ज़्यादा है वहाँ पर नॉर्मल के शिफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं और वहाँ पर टॉपलिंग का केस कम होता है। लेकिन अगर स्फीयर ले लें या कोई व्हील ले लें जिसका यहाँ सेंटर ऑफ मास है और ये यहाँ पर कांटेक्ट में है और इस पर फोर्स अप्लाई कर दें, ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स यहाँ से ऐसे जा रहा है और mg ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मार्जिन तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि उस दोनों केस में देख रहे हैं मार्जिन कम या ज़्यादा है। यहाँ पर नॉर्मल के शिफ्ट होने का मार्जिन बिल्कुल नहीं है। अगर ये इक्विलिब्रियम का केस है भी, ठीक है, मान के चलिए कि ये इधर स्लाइड करेगा तो इधर एक फ्रिक्शन काम करने लगेगा। तो अगर ये होता भी है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का केस है भी, दोनों ही इक्विलिब्रियम पूरा हो जा रहा है, n इज इक्वल टू mg और f इज इक्वल टू f। लेकिन ये क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, खुद को
एडजस्ट कर रहा होता है। तो इस केस में नॉर्मल को तो ज़्यादा शिफ्ट करने का मौका मिला ही नहीं। इसका मतलब है कि अनबैलेंस्ड टॉर्क यहाँ पर काम करना शुरू कर दे रहा है, जबकि n इज इक्वल टू mg है, क्योंकि n तो शिफ्ट कर ही नहीं सकता है, मार्जिन है ही नहीं यहाँ पे। तो उस केस में क्या हो रहा है कि ये इसके अंदर टॉर्क डेवलप हो जा रहा है, और टॉर्क डेवलप होने के कारण क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में आ जा रहा है या फिर स्लाइड करना शुरू कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्जिन नहीं है और इस दोनों में एक इम्बैलेंस है, जिसको नॉर्मल रिएक्शन खुद को शिफ्ट करके एडजस्ट नहीं करा पा रहा है, उसको इक्विलिब्रियम में नहीं ला पा रहा है। इज दैट ओके? देयरफॉर ये इस केस में जहां पर मार्जिन बिल्कुल ना हो, वहां पर या तो टॉर्क के कारण रोलिंग में आ जाता है या फिर वो स्लाइड करने लगता है, डिपेंडिंग अपॉन कि एफ ने खुद को कैसे एडजस्ट किया है। एफ अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को 0 पे लाके छोड़ रहा है, यानी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में है, एफ ने खुद को ऐसे एडजस्ट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्योर रोलिंग का केस हो जाएगा। और अगर एफ खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है और ये पॉइंट रेस्ट में नहीं है, तो स्लाइडिंग का केस हो जाएगा। इज दैट ओके? सो इक्विलिब्रियम से ध्यान आया कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर ये क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का केस है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जब आप देख रहे थे, तो वहाँ पर आपने देखा था इक्विलिब्रियम के केस को मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि इक्विलिब्रियम का केस क्या होता है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में मैं क्लियरली यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा रिकैप कर देना चाहता हूँ कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या था, लीनियर मोमेंटम क्या था, कांस्टेंट था। ओके, तो dp अपॉन dt क्या हो जाएगा, जब कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी रेस्पेक्ट में, तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। और ये क्या होता था, एफ नेट दैट इज इक्वल टू 0, यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के केस में नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन एनी ऑब्जेक्ट इज 0। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम का केस, ये केस है। तो यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ से आपने समझा था, उसको फिर से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देयरफॉर dl अपॉन dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये किसके बराबर होता है, नेट टॉर्क के, और दैट नेट टॉर्क इज 0। ये मैंने वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखा है, आप इसे वेक्टर के फॉर्म में भी समझ लीजिए, ठीक है। नेट टॉर्क 0, डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो जब ये इक्विलिब्रियम दोनों टाइप की होगी, तभी तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। यानी उसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए एफ नेट इज इक्वल टू 0 एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉ नेट इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं कि 3 डायमेंशनल जब बात करेंगे तो ये तीनों डायमेंशन में बंट जाएगा। एफ नेट तीनों में बांट लीजिए, यानी x के डायरेक्शन में 0 होना चाहिए, y के डायरेक्शन में भी 0 होना चाहिए और z के डायरेक्शन में भी 0 होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह नेट टॉर्क किसके डायरेक्शन में, x के डायरेक्शन में भी 0 होना चाहिए, y के डायरेक्शन में भी 0 होना चाहिए और z के डायरेक्शन में भी 0 होना चाहिए। तो इतने सारे क्राइटेरिया को मिलने के बाद इक्विलिब्रियम को आप समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि हम जब भी स्टडी कर रहे होते हैं तो कोई रिजिड बॉडी को मान लेते हैं कि किसी दिए हुए प्लेन में है, तो मान लेते हैं कि ये जो है इसका एक्स वाई प्लेन में ये रखा हुआ है, ये एक्स और ये वाई, ठीक है, और ये जेड एक्सिस। ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में जब रखा हुआ है और वहाँ पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यानी x के डायरेक्शन में और y के डायरेक्शन में अगर फोर्स 0 है, ठीक है, तो टॉर्क अब आपको कैसे निकालना पड़ेगा, इसी पॉइंट या किसी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी उसके अबाउट निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए कि इस प्लेन में अगर है तो टॉर्क या तो इस z डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव z डायरेक्शन में, या नेगेटिव z डायरेक्शन में। तो अगर किसी एक डायरेक्शन के अलोंग आपने वो टॉर्क 0 के बराबर कर लिया है, तो आपको इक्विलिब्रियम का केस वहां पर क्लियरली पता चल जाएगा, ठीक है। तो
फोर्स ऑन द गिवन रिजिड बॉडी अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन खत्म हो गया, कौन सा, जेड का डायरेक्शन, जिसके अलोंग आपको फोर्स नहीं लिखना है। अब आइए टॉर्क। तो ये फोर्स किधर लग रहा है, एक्स के डायरेक्शन में और वाई के डायरेक्शन में। तो इस दो डायरेक्शन में आपको टॉर्क चेक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि टॉर्क जब भी चेक करेंगे तो किसी पॉइंट के अबाउट दिए हुए लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है उसके हिसाब से चेक करेंगे। तो ये फोर्स कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में लग रहा है। तो या तो टॉर्क जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट फॉर द इक्विलिब्रियम, ठीक है, जहां पर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों की चर्चा करते हैं उस केस में। तो जब भी न्यूमेरिकल या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत हो तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन को ज़रूर ध्यान में रखते हैं। एक और होता है एस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। एस्टैटिक का जैसे ही नाम आ जाए वैसे ही ट्रांसलेशनल जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, उसमें वेलोसिटी का ज़ीरो हो जाना ज़रूरी होगा, ठीक है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि नो ट्रांसलेशनल मोशन, सो मोमेंटम ही वैनिश कर जाएगा उस केस में, क्योंकि वेलोसिटी खत्म। और मोमेंटम किस बात पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर। देयरफॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम का अगर केस कह दिया जाए तो आपको मान के चलना है कि वहां पर रेस्ट में वो ऑब्जेक्ट है, तब जाके आप सारी चीज़ों को वहां से फिर आगे डील करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।